हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो चलें शुरू करते हैं हम इस एग्जाम टाइम क्लास को। फ्रेंड्स, इस एग्जाम टाइम क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपको एग्जाम के समय क्विकली रिवीजन करवा देना थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज के इस सेशन में हम सीआईबी के ईबीएम पेपर से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने प्रीवियस पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको बेस बना करके और फ्यूचर में जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं उनको बेस बना करके हमने ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एज पर RBI's रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ 2019, लोन सिस्टम ऑफ क्रेडिट डिलीवरी इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड बाय बैंक्स वेयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 के अंदर रिवाइज की थी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू लोन सिस्टम ऑफ क्रेडिट डिलीवरी। तो ये सिस्टम को बैंक किन सिचुएशन में यूज करेंगे, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो इनको केयरफुली देखिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। विच आंसर इज करेक्ट? सो लोन सिस्टम ऑफ क्रेडिट डिलीवरी क्या होता है? ये वो सिस्टम है जिसमें जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक रहता है उसमें फिक्स्ड पार्ट, एक रहता है उसमें फ्लेक्सिबल पार्ट। फिक्स्ड पार्ट टोटल का कम से कम होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, और फ्लेक्सी पार्ट ये मैक्सिमम का लिमिट रहता है। तो इसके बारे में ये लिमिट्स कितनी है आगे जाके हम क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए मैं उसको यहाँ पे आपके नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन इसमें दो लिमिट्स बना दे दिए जाते हैं, दो पार्ट्स में इसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। फंड एंड नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आर ₹10 करोड़ एंड अबव। तो नॉन फंड बेस्ड के ऊपर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल फंड बेस्ड जो वर्किंग कैपिटल है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो दिस इज आउट। फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट एंड टर्म लोन्स, टर्म लोन के ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो दिस ऑल्सो इज आउट। नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट 100 करोड़, तो नॉन फंड के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो जहाँ 150 करोड़ या उससे ऊपर हैं तो उन केसेस में ये एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिडल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन की मिडल वैल्यू उसको क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं, उसको मिडल पॉइंट कहते हैं, उसको मीडियन कहते हैं, उसको सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। इट इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides it into two equal parts। ये उस वेरिएबल की वैल्यू है जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर क्या रहेगा? सो इसको क्या कहा जाएगा? इसको मीडियम कहेंगे, इसको मिडल पॉइंट कहेंगे, इसको मीडियन कहेंगे, या इसको सेंट्रल वैल्यू कहेंगे? फ्रेंड, इसको हम कहेंगे मीडियन। दिस इज नोन एज मीडियन। तो मीडियन क्या है?
इट इज वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जो डिवाइड करता है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल दो पार्ट्स में। तो ये उसका मिडल वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल for achievement of some common explicit purpose or goal through division of labor, function and through hierarchy of authority and responsibility। Organization की ये definition किसने दी है? So this definition has been given by whom? तो ये हमारे different authors हैं। So organization क्या है? एक रैशनल कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, जिसमें नंबर ऑफ पीपल दे आर इन्वॉल्व और उन सभी का एक कॉमन गोल होता है जो पहले से बता दिया जाता है। एक्सप्लिसिट मीन जो पहले से एक्सप्रेस किया जाता है, और ये इसको अचीव करते हैं थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, फंक्शन एंड थ्रू हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, ये डेफिनेशन किन्होंने दिया है? तो ये सारे के सारे रिनाउंड ऑथर्स हैं। सो इट इज़ पीटर ड्रकर, इट इज़ एडगर शीन, इट इज़ फ्रेडरिक टेलर या इट इज़ अब्राहम मैस्लो। तो ये डेफिनेशन किन का है? क्वेश्चन नंबर 3, ये डेफिनेशन है एडगर शीन का। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये डेफिनेशन है ई शीन ने जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, रोल सेट कन्फ्लिक्ट्स टेक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? रोल सेट कन्फ्लिक्ट, सो रोल क्या होता है? रोल हम कहते हैं किसी भी पोजीशन में बिठाए हुए किसी अथॉरिटी से क्या एक्सपेक्टेड है, वो क्या क्या फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा, कैसे वो बिहेव करेगा किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ कोई पर्सन। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको हम कहते हैं रोल। तो जो रोल सेट कन्फ्लिक्ट है उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। रोल एम्बिग्युटी, रोल एक्सपेक्टेशंस कन्फ्लिक्ट, रोल ओवरलोड, रोल इरोजन, रोल आइसोलेशन। तो इनमें से हमने बताना है वो कौन कौन सा है। तो ये 5 के 5 ही हैं या इनमें से 1 to 4 हैं या 2 to 5 हैं या 1 3 5 हैं। तो इन सभी को देखिए रोल सेट कन्फ्लिक्ट में कौन कौन से फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए देखते हैं इसको। रोल सेट कन्फ्लिक्ट के क्या क्या फॉर्म है? रोल एम्बिग्युटी, यस। रोल एक्सपेक्टेशन कन्फ्लिक्ट, यस। रोल ओवरलोड, यस। रोल इरोजन, यस। रोल आइसोलेशन, यस। ये पांचों के पांचों ही हैं। ऑल दीज आर देयर, ऑल द 5 आर देयर। Let us go to question number 5. Under provisions of section 19 subsection 2 Banking Regulation Act, banks can hold shares of a company as a pledgee, mortgagee or absolute owners maximum to the extent of Banking Regulation Act की ये जो सेक्शन है इसमें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं कि बैंकों को अगर किसी कंपनी के शेयर होल्ड करने हैं, चाहे वो एज ए प्लेजी करें या मॉर्टगेजी के तौर पे करें या एब्सोल्यूट ओनर के तौर के ऊपर करें, तो मैक्सिमम वो कितने % ओन कर सकते हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 30% ऑफ देयर ओन पेड अप कैपिटल, 30% ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, 30% ऑफ देयर ओन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स और 30% of paid up capital and reserves of the company whichever is lower, 30% of their own paid up capital and reserves
और 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। तो व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। यस, सभी ऑप्शंस को रीड करिए। अगर आपने सेक्शन 19(2), ये तो क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शैल बी द आंसर? देख लेते हैं सेक्शन 19(2) क्या कहता है। ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगर बैंक ने किसी कंपनी के शेयर होल्ड करने हैं तो उसमें वो दो ऑप्शंस को लेगा। एक ऑप्शन बैंक का अपना कैपिटल प्लस बैंक का रिजर्व, दूसरा ऑप्शन कंपनी का कैपिटल। तो यहाँ पे बैंक का देखा जाएगा, यहाँ पे कंपनी का देखा जाएगा। बैंक के केस में कैपिटल एंड रिजर्व्स दोनों ही लेने हैं और कंपनी के केस में केवल कैपिटल को लेना है, और दोनों ही केसेस में मैक्सिमम 30% होगा ये, और इन दोनों में जो भी लोअर होगा वही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो अगर हम इसको काउंट फॉर करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 6। In case of consortium lending, lead bank normally performs following functions. कंसोर्टियम लैंडिंग क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक बोरोअर इसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कई एक बैंक इन एग्रीमेंट। तो बैंक ए बी सी इन तीनों ने एग्री किया है कि ये मिलके इसको प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंसोर्टियम। इसमें एक होता है लीड बैंक। तो लीड बैंक कौन कौन से परफॉर्म करता है फंक्शंस? असेसमेंट ऑफ क्रेडिट नीड्स, डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ओवर सिक्योरिटीज, मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स, सैंक्शन ऑफ एडिशनल क्रेडिट लिमिट्स एट इट्स ओन लेवल। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट है? ए टू ई सभी करेक्ट हैं, ए टू डी ओनली करेक्ट है, ए सी ई ओनली करेक्ट हैं, या बी सी डी ई करेक्ट हैं? तो देखिए क्या क्या फंक्शंस कंसोर्टियम में लीड बैंक परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखिए और फिर इसका आंसर प्रोवाइड करिए। Read all options carefully. तो देखते हैं लीड बैंक क्या क्या करता है। बोरोर की क्रेडिट नीड्स कितनी है वो का असेसमेंट करता है लीड बैंक, ए इज करेक्ट। लोन सैंक्शन होने के बाद डिसबर्समेंट से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन करता है सभी बैंकों के बिहाफ के ऊपर, दिस इज करेक्ट। चार्ज क्रिएट करवाने हैं, चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये भी बैंक वही करता है। लोन को मॉनिटर करना है, ये भी वही करता है। एडिशनल क्रेडिट लिमिट्स एट इट्स ओन लेवल, ये वो नहीं करता है, क्योंकि एडिशनल लिमिट्स अगर वो चाहिए तो फिर कंसोर्टियम के सभी मेंबर मिलके करते हैं। तो ऑप्शन ई इसमें रॉन्ग हो गया, बाकी सारे करेक्ट हैं। और इन सभी फंक्शंस के बदले में कंसोर्टियम बैंक में फी चार्ज करता है लीड बैंक। तो हमारा ऑप्शन ए टू डी के लिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बना। इससे पहले कि हम अगले उसके ऊपर जाएं, और फ्रेंड्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। हमारी वेबसाइट jibcabonline.com, इसके ऊपर आपको CIB के सभी पेपर्स के लिए आपके इलेक्टिव को छोड़ के 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप हमारी इस वेबसाइट में जाएं तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल हैं।
ये सारे के सारे ऑनलाइन है, इसलिए आपको हमारी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर अवेलेबल हैं, यानी इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम के अंदर इन पर्टिकुलर, वो आपको बहुत हेल्प मिलती है। इनका जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि जैसे ही आप इनको सबमिट करते हैं फॉर इवैल्यूएशन, तो करेक्ट आंसर कौन से हैं वो आपको बता देंगे, रॉन्ग आंसर आपके कौन कौन से वो आपको बता देंगे, रॉन्ग आंसर के केस में करेक्ट आंसर कौन सा बनता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। यानी कुल मिला के दीज आर वेरी यूजफुल फॉर यू, तो इनको ज़रूर करें। लेकिन अगर आप अपनी थोड़े समय के अंदर बेटर प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो फिर उस केस में हमारे वीडियो लेसन से अपना रिवीजन करिए, साथ में केस स्टडीज यूज़ करिए और पीडीएफ क्वेश्चन बैंक से आप अपनी प्रैक्टिस करें। सो केस स्टडीज से और पीडीएफ क्वेश्चन बैंक से आप अपनी प्रैक्टिस करें और वीडियो लेसन से अपना रिवीजन करें और फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे बनता है। लेकिन ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर nsdourschoolofbanking.com के ऊपर। इन दोनों वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। All the functional heads at central office shall designate a senior officer in the department minimum in which scale to act as a compliance officer for identifying and assessing compliance risk pertaining to their functional area, and same should be discussed with the functional head. Accordingly, a mitigation plan shall be prepared in coordination with the compliance department for onward submission to compliance department। तो जितने भी फंक्शनल हेड्स हैं इन हेड ऑफिस ऑफ ए बैंक, तो यहाँ सेंट्रल ऑफिस ऑफ ए बैंक, तो हम बैंक के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे फंक्शनल हेड डेजिग्नेट करेंगे किसी सीनियर ऑफिसर को इन द डिपार्टमेंट, जिसका स्केल क्या होना चाहिए और वो काम क्या करेगा, वो कंप्लायंस ऑफिसर के तौर के ऊपर काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा कंप्लायंस रिस्क जो उस फंक्शनल एरिया को रिलेट करता है और उसको डिस्कस करेगा फंक्शनल हेड के साथ, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो हमने बताना है इस पर्टिकुलर सीनियर ऑफिसर का स्केल कौन सा होगा, स्केल 4 और 5, स्केल 1 और 2, स्केल 3 और 5, 4 या स्केल 2 और 3। तो किस रैंक का ये ऑफिसर होगा। सो हेड ऑफिस में जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा एज कंप्लायंस ऑफिसर। तो कंप्लायंस ऑफिसर का डेजिग्नेशन क्या होगा, ये डेजिग्नेशन रहेगा या तो स्केल 3 या स्केल 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एनी एरिया ऑफ नॉलेज टू गेन द स्टेटस ऑफ ए प्रोफेशन हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर हम नॉलेज के किसी भी एरिया को ले लें, अगर हम उसको प्रोफेशन का स्टेटस देना चाहें, रिकॉग्नाइज करना चाहें, तो उसको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। ये क्राइटेरिया क्या है, हैव ए कॉर्पस ऑफ नॉलेज, ए पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अप्रेंटिसशिप, ए कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन आपको लगता है कि ये करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द आंसर। तो अगर किसी भी नॉलेज एरिया को प्रोफेशन का स्टेटस देना है तो सबसे पहली बात है कि देयर शुड बी लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट। सेकंड, एक उसमें लर्निंग का और अप्रेंटिसशिप का पीरियड होना चाहिए, मींस जहाँ पे आ गया हमारा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। देन देयर शुड बी डिसिप्लिन, ए कोड ऑफ कंडक्ट, यानी तीनों ही होने चाहिए। सो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
cyber resilience framework in the banking system aim to address which of the following issues? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये फ्रेमवर्क प्रेस गाइड है, साइबर रिजिलियंस फ्रेमवर्क, यानी साइबर अटैक से बचने के लिए हमारा फ्रेमवर्क एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो इसका एम है किन इश्यूज को एड्रेस करना। तो ये कुछ इश्यूज आपको बताए गए हैं, इनमें से किस किस को एड्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, अवेलेबिलिटी ब्रीच। सो कॉन्फिडेंशियली ब्रीच ये रहेगा, सो कॉन्फिडेंशियल डेटा बीइंग स्टोलन। अवेलेबिलिटी ब्रीच यानी अवेलेबिलिटी का उल्लंघन कर दिया जाएगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई फिर भी ले ली किसी ने। इंटेग्रिटी ब्रीच, इंटेग्रिटी ब्रीच मीन्स डेटा को चेंज कर दिया। बिजनेस अप्रोच, तो इसमें हमारे पास ये तीनों रहेंगे पहले वाले। बिजनेस अप्रोच एक सेपरेट पार्ट है, वो इस फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, लेकिन ये तीनों पहले वाले उसका पार्ट है। सो दैट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज लाइफ ऑफ अ फ्लैश लाइट ऑफ अ कार इज 24 months, standard deviation is 5 months. If a sample of 400 cars is taken to know the range in which the average life falls, calculate the range. तो रेंज हमने कैलकुलेट करके देना है। एवरेज लाइफ जो फ्लैश लाइट की है वो 26 मंथ्स मानी गई है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 महीने का माना गया है। सैंपल साइज हमने लिया है 400 कार्स का, हमने कैलकुलेट करके देनी है ये रेंज। तो कर दीजिए रेंज को कैलकुलेट, इट विल बी 26 मंथ्स और इट विल बी 24 मंथ्स टू 27.2 मंथ्स और 25.6 मंथ्स टू 26.4 मंथ्स, या इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट। तो ये हमने प्रोवाइड करना है। आंसर देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। व्हाट शैल बी द आंसर? तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये फार्मूला मैंने आपको दे दिया है कैलकुलेशन करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो फार्मूलों को यूज करते हुए कैलकुलेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5 मंथ्स है। नंबर कितना है? 400। हमने 400 नहीं लेना, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट बनता है 20। तो दिस मीन 1/4। ये तो डेविएशन वैल्यू हो गई। अब हमने रेंज बनानी है। रेंज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो एवरेज लाइफ है उसमें 1.4 को ऐड कर देंगे, वो अपर रेंज बन जाएगी। और जो एवरेज है उसमें से हम 1/4 को माइनस कर देंगे, वो लोअर रेंज बन जाएगी। सो दिस विल बी 26.4 एंड दिस विल बी 25.6। यानी जो लोअर है वो 25.6 हो गई और जो अपर है वो 26.4 हो गई। तो ऑप्शन सी इज द आंसर हियर। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? स्टैटिकम, सो वर्ड एक है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। ये किस लैंग्वेज से ड्रॉ किया गया है? एक हमारे पास है स्टैटिस्टिकम, ये कहाँ से लिया है? एक है स्टैटिस्टिशिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी का जो मीनिंग है वो है ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और फिगर्स विच रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। हमने बताना है ये जो वर्ड्स हैं ये किस किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो देखिए कौन कौन से वर्ड्स किस किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया गया है?
So statistics, it has been derived from Latin word statisticum. और जो वर्ड स्टैटिस्टिक्सिया है ये कहाँ से लिया गया है? ये इटालियन वर्ड से लिया गया, स्टैटिस्टिक्स से। ईच ऑफ विच मीन्स ए ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास तीनों हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये लिया है लैटिन से, स्टैटिकम ये लिया है इटालियन से, और स्टैटिस्टिसिया तो ये लिया है जर्मन से। तो ये हो गया हमारा लैटिन, ये हो गया हमारा इटालियन, ये हो गया हमारा जर्मन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। तो हमने इन वर्ड्स को बताना है बस, इसको कहां से लिया गया, इसको कहां से लिया गया, और इसको कहां से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, most common and widely used statistical tool which handles a large quantity of data, reduces the data to a single value used for doing comparative studies and draw conclusions with accuracy and clarity is called। एक बहुत कॉमन एंड वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल है। वो क्या हैंडल करता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को हैंडल करता है वो, और डेटा को वो सिंगल वैल्यू में एक्सप्रेस कर देता है। तो जिसे हम कंपैरेटिव स्टडीज के पर्पस के लिए और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए वो भी विद एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी यूज करते हैं। तो ये टूल कौन सा है? ये है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये है डेटा कंप्रेशन, ये है डेटा रिडक्शन, ये है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, what shall be the answer for question number 12? फ्रेंड इस टूल को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का टूल। तो इट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज सेवरल प्लांट्स इन डिफरेंट सिटीज and serves customers in various cities. It wants to know the best way to schedule shipment from various plants to various customers and has been advised that problem can be solved by using linear programming. In transporting cost and minimization problem, the usual coefficient of the objective function would be। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके कई प्लांट्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं, और वेरियस डिफरेंट सिटीज़ में वो कस्टमर को सर्व करती है। ये जानना चाहती है कि बेस्ट वे क्या होगा शिपमेंट को शेड्यूल करने का अलग अलग प्लांट्स से अलग अलग कस्टमर्स को, और इसे बताया गया है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाई जाएगी, द यूजुअल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड बी। तो इस केस में यूजुअल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा? यूजेज रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रहेंगी, शिपिंग कॉस्ट रहेगी, या टाइम एस्टिमेट्स रहेंगे फॉर द क्रिटिकल पाथ। तो हमने बताना है कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो इट विल बी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट क्या रहेगी? सो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following does not match in the context of psychoanalytical theory on personality? पर्सनैलिटी की कई थ्योरीज हैं जिसमें एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी। हमने बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा मैच नहीं करता, विच डज नॉट मैच। ये हमारे ऑप्शंस हैं। आईडी इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा हमें बताया गया है। ईगो इज कॉन्शियस इन नेचर, ये ट्रू है, ये हमें बताया गया है।
सुपर ईगो इज द हायर लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्शियस ऑफ द पर्सन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा हमें बताया गया है। हमने बताना है इनमें से मैच कौन सा नहीं करता। एक ऑप्शन इनमें से कोई भी मैच नहीं करता, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सो व्हाट डज नॉट मैच? आईडी फाउंडेशन है ऑफ अनकॉन्शियस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। ईगो कॉन्शियस इन नेचर है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सुपर ईगो हायर लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स है एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्शियस ऑफ द पर्सन, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन यहाँ पे इसको फॉल्स बताया गया है, तो ये मैच नहीं करता है। अगर यहाँ पे ट्रू होता तो ये मैच कर जाता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर बन गया सी। क्वेश्चन नंबर 15, टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मैच प्रॉपरली। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉम्पनसेशन एंड डेजिग्नेशंस दिए जाएंगे, जॉब्स दिए जाएंगे। हमने बताना है किस केस में वो प्रॉपरली मैच करता है। तो ये हमारे पास रहे 4 स्टेटमेंट्स, तो इनमें बताना है किस केस में वो प्रॉपरली मैच कर रहा है, इन विच केस इट मैचेस प्रॉपरली। तो कहाँ मैच कर रहा है ये, दैट इज द क्वेश्चन। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट मैचेस हाईली स्किल्ड स्टाफ सैलरी, स्किल्ड स्टाफ सैलरी, सेमी स्किल्ड स्टाफ सैलरी, अनस्किल्ड स्टाफ वेजेस। तो इनमें मैच किस में कर रहा है, इन विच केस डज इट मैच। सो जो हाईली स्किल्ड हैं, तो जितने भी स्किल्ड एरिया में फॉल करते हैं उन सभी को वेजेस ही मिलते हैं, तो इनको स्किल्ड को, तो यहाँ सैलरी दिया है, इनको सैलरी नहीं मिलती, तो सैलरी मिलती है ऑफिस स्टाफ को। तो ये स्किल्ड है, ये फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये सैलरी इसको नहीं मिलेगी। इसकी कॉम्पनसेशन को भी सैलरी नहीं कहेंगे, इसकी कॉम्पनसेशन को भी सैलरी नहीं कहेंगे, और ये अनस्किल्ड स्टाफ है, इसकी कॉम्पनसेशन को हम वेजेस कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो एक बेसिक फंडा याद रखना कि स्किल्ड स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन द पोटेंशियल अप्रेजल। सो पोटेंशियल अप्रेजल में क्या क्या कवर होता है? फंक्शनल नॉलेज, मैनेजिंग स्किल्स, इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट बनती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट बनती है? क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शनल नॉलेज पोटेंशियल अप्रेजल में, यस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैनेजिंग स्किल्स, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनिशिएटिव उसका कितना है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यस दिस इज अनदर पॉइंट। सो दिस मीन ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, individual is motivated to avoid 2 or more negative but mutually exclusive goals in which of the following। सो कोई भी इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड महसूस करेगा टू अवॉइड 2 or more negative but mutually exclusive goals in which of the following cases। तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें देखना किस सिचुएशन में वो 2 or more बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स उनको वो अवॉइड करेगा। अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच कन्फ्लिक्ट या अवॉइडेंस अप्रोच कन्फ्लिक्ट। तो किस केस में वो अवॉइड करेगा?
तो वो अवॉइड करेगा अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट को। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 15, मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि जितने भी स्किल्ड हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, ये मैंने बता दिया। तो इनको क्या मिलता है? इनको मिलती हैं वेजेस। जितने स्किल्ड हैं उन सभी को वेजेस मिलती हैं, जो अनस्किल्ड हैं उनको भी वेजेस मिलती हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट में बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और इनमें से हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, ये तो एकदम करेक्ट हो गई। स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। यस, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इंफॉर्मेशन को, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉलेज मैनेजमेंट इज प्रोसेस हैज इम्प्लीकेशन ओनली फॉर आईटी सबसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसकी जो इम्प्लीकेशन है, इट इज नॉट ओनली फॉर आईटी सबसिस्टम, इट इज फॉर ऑल। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज वर्कर कैन नॉट बी डन बाय ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, तो दिस इज करेक्ट ऑल्सो। तो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेस है ट्रेडिशनल, उससे मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज वर्कर नहीं किया जा सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं आपको कि JIBCIBonline.com हमारी वेबसाइट के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, उनका बेनिफिट लीजिए। इस सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो क्विकली इसको लाइक कर दिया, अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया। अगर हो सके तो इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स भी इसको वॉच कर सकें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को पुश करेंगे तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहेंगे। तो क्विकली लाइक कर दीजिए, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एज पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ RBI लोन्स अप टू इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स फॉर रिपेयर टू डैमेज्ड dwelling units conforming to overall cost of dwelling unit must be considered as eligible for priority sector classification। तो यहाँ पे मेट्रो सेंटर्स के अंदर रिपेयर का लोन डैमेज्ड हाउस को कितने अमाउंट तक मिलता रहे, प्रोवाइडेड वो बाकी कंडीशंस को भी पूरा करे। तो ये अमाउंट 10 लाख है, ये अमाउंट 8 लाख है, ये अमाउंट 6 लाख है, या ये अमाउंट 5 लाख है। फ्रेंड, दिस अमाउंट इज 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए तक के लोन प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर प्लेस्ड जस्ट अपोजिट ईच अदर इन केस ऑफ। तो एसेट लाइबिलिटीज को हम इस प्रकार से प्लेस कर देते हैं, इधर लाइबिलिटीज प्लेस कर दी जाती हैं, इधर एसेट्स प्लेस कर दिए जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो अपोजिट ईच अदर इनको प्लेस कर दिया जाता है। इनमें से वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है? सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल के अंदर एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, यहाँ हमारे एसेट्स आ जाएंगे। तो दिस इज डन इन केस ऑफ वर्टिकल थिंग। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस प्रकार के और भी कई सेशंस हैं, और भी कई सेशन हम करने वाले हैं। तो हमारी वेबसाइट को वॉच करिए अपने फ्री प्रैक्टिस के लिए, और यूट्यूब को यूज़ करिए इन वीडियो लेसन्स का बेनिफिट लेने के लिए। हाँ, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स,
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।